कि गांधी जी तुरंत जिला छोड़कर चले जाएंगे, किंतु गांधी जी ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस कारण उन पर मुकदमा चलाया गया, किंतु गांधी जी की दलीलों के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें नीले गोरों द्वारा किसानों पर किए जा रहे जुल्मों की जांच करवाने की अनुमति मिल गई। उधर गुजरात में खेड़ा के किसान लगान देने की हालत में नहीं थे, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। गांधी जी ने आकर इस मामले को भी सुलझाया। इससे गुजरात के किसानों में जागृति का श्री गणेश हो गया। अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए अत्याचार, गरीबी, बीमारी, भूखमरी और भारतीय सिपाहियों की सेना में जबरदस्ती भर्ती के कारण देश की जनता में भारी असंतोष छा गया था। यह असंतोष कहीं विद्रोह का रूप न ले ले, इसलिए ब्रिटिश शासन ने सन 1917 में जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति का काम ऐसे कानून बनाना था जिनसे भारत में किसी भी तरह के विद्रोह को कुचला जा सके। समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में विधान परिषद के सामने 2 विधेयक रखे गए। इन दोनों विधेयकों के खिलाफ देश भर में असंतोष फैल गया। इसके बावजूद भी एक विधेयक पारित कर दिया गया, जो रोलेट एक्ट के नाम से मशहूर है। इस अधिनियम के अंतर्गत देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के बहाने अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा आदि चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी। सारे देश में इस कानून के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। इसे काला कानून कहा गया। गांधी जी इसी समय पहली बार भारतीय राजनीति में खुलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ होकर सामने आए और उन्होंने जनता से अपील की कि 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल की जाए, रोलेट एक्ट पास करने के खिलाफ शोक दिवस मनाया जाए। गांधी जी ने वायसरॉय को स्पष्ट लिखा था कि उनके मार्ग में हिंसा का कोई महत्व नहीं है। इस सत्याग्रह अभियान का उद्देश्य राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन और मनुष्य की नैतिक शक्ति की प्रतिष्ठा करना है। 6 अप्रैल को सारे भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक हड़ताल हुई। बंबई में समुद्र के किनारे चौपाटी पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांधी जी उस भीड़ में थे और सरोजनी नायडू उनके साथ थी। गांधी जी की जिन पुस्तकों पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया था वो वहां खुलेआम बेची गई और अंग्रेज अधिकारी परेशान खड़े देखते रहे। देश के अन्य शहरों की तरह अमृतसर में भी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकला। इस पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे लोगों को मार दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा का मैदान चारों ओर से मकानों की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। केवल एक सकरा रास्ता था जिस पर ब्रिटिश सेना के कमांडर जनरल डायर ने फौज लगा दी। जब सभा चल रही थी तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सभा में आए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग में लाशों के अंबार लग गए। इस क्रूर हत्याकांड के विरोध में न सिर्फ भारत का चप्पा चप्पा प्रभावित हुआ बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हिल उठी थी। इसके बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन का रुख ही बदल गया। अंग्रेजों की न्यायप्रियता के प्रति गांधी जी तक का विश्वास उठ गया और वो सहयोग से असहयोग की ओर बढ़ चले। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम सद्भाव, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों से कंधे से कंधा मिलाकर जूझने की हिम्मत उपजी थी। मुसलमानों ने हिंदू नेताओं को मस्जिदों में भाषण देने के लिए बुलाया। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया।
दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अमृतसर के इस कांग्रेस अधिवेशन में श्रीनिवास शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, स्वामी श्रद्धानंद और चितरंजन दास आदि अनेक राष्ट्रवादी नेता मौजूद थे। गांधी जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हालांकि नरेंद्र के थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियों से तंग आकर उन्होंने भी सख्ती का रुख अपना लिया था। उन्होंने कहा, हम वैचारिक स्वतंत्रता चाहते हैं। शादी के बाद नादिया इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष की हैसियत से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदी में भाषण दिया था और उन्होंने श्रोताओं को भारत माता के पुत्र तथा पुत्री कहकर संबोधित किया था। जुबैदा इसके साथ मोहब्बत और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र देशों के खिलाफ लड़ा था, जिसके लिए ब्रिटिश नेताओं ने उसे भरोसा दिलाया था कि तुर्की साम्राज्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं लेकिन युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने का फैसला किया, बल्कि सुल्तान की मानहानि भी की। रिश्ते में इससे भारतीय मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर से विश्वास उठ गया। कपड़ों के उन्होंने ब्रिटिश सरकार की इस कार्रवाई के जोरदार नादिया चाहती थी कि दोनों में भारत में चले इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद। एक तरफ ना का दबाव और दूसरी कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ पूरी सहानुभूति व्यक्त और नवंबर 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ तो उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी ने इस अवसर पर लोगों को यही समझाया कि समस्या को हल करने का एकमात्र हल असहयोग आंदोलन है, जिसे खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार किया और उनके लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम। 20 फरवरी 1930 को कलकत्ता में हुए खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पर एक प्रस्ताव पास किया गया और ब्रिटिश सरकार को खिलाफत आंदोलन का मतलब समझाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल लंदन भेजने का निश्चय किया गया। 28 मई 1930 को केंद्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक में ये तय किया गया कि वो अहिंसक असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे। अबुल कलाम आजाद ने इस बारे में स्पष्ट ऐलान किया, अगर भारत आजाद हो जाता है और उसकी अपनी सरकार का शासन होता है इस दिन के बाद तो मुसलमानों को वही स्वतंत्रता देती है तो अन्य संप्रदायों को दी जाती है। ये इस्लाम धर्म का समादेश है। मुसलमान हमलावरों से अपने देश की रक्षा करें, चाहे वो हमलावर मुसलमान हो या स्वयं खलीफा ही क्यों न हो। गांधी जी ने भी इस बारे में कहा था, मैं भारतीय होने के नाते अपने अन्य भारतीय भाइयों के कष्ट संकटों में भागीदार होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगर मैं मुसलमानों को अपना भाई मानता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संगत लगता है तो मैं उनकी पूरी शक्ति से मदद करूँ। 9 जून को खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई। उसने असहयोग के 4 मुद्दे तय किए: किताबों और ओहदों का त्याग, सरकारी सिविल सेवाओं से इस्तीफा, पुलिस और सेना की सेवा से त्यागपत्र और टैक्स देने से इनकार करना। जुलाई 1920 में सिंध में खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी भी मौजूद थे। उन्होंने 23 करोड़ हिंदुओं को आवाज दी कि वो 7 करोड़ मुसलमान भाइयों की सहायता के लिए आगे आए। 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त से उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी असहयोग कार्यक्रम को अपना पूरा समर्थन देने का वचन दिया, किंतु दुर्भाग्यवश 1 अगस्त की प्रातः से पूर्व ही रात को उनका देहांत हो गया। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में गांधी जी, शौकत अली और डॉक्टर किचलू प्रमुख थे। गांधी जी ने कहा था, मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया। वो जो मनुष्यों का सिरमौर था नहीं रहा। सिंह गर्जना शांत हो गई।
आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक हम उसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे। ये पीढ़ियां उसका स्मरण एक ऐसे आदमी के रूप में करेंगी जो जनता के लिए जिया और जिसने जनता के लिए जीवन विसर्जित कर दिया। आइए हम उनकी वीरता, उनकी सादगी, उनके अद्भुत पद व्यवसाय और उनके देश प्रेम को अपने जीवन में अपनाकर भारत के एकमात्र लोकमान्य का चिरस्थायी स्मारक बनाएं। 1 अगस्त 1920 को सारे देश में पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी, शौकत अली, मोहम्मद अली तथा अन्य नेताओं ने देश में दूर दूर तक दौरा किया, लोगों में उत्साह जगाया और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। इससे जनता में न सिर्फ चेतना आई बल्कि असहयोग आंदोलन का संदेश भी मिला। 4 सितंबर को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में आंदोलन के प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर सभी नेताओं का समर्थन मिला। इसके बाद जब नागपुर में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 1920 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यहाँ भी जिन्ना को छोड़कर सभी ने एक मत से असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। इससे कांग्रेस एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर आई जिसका उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम का संचालन करना था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन बहुत जोरों से चला। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर और पूरे जोश के साथ भाग लिया। बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस में भर्ती हो गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से शिक्षक भी उनसे इस्तीफा देकर निकल आए। बहुत से मशहूर वकीलों और बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। इनमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि। आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर अंसारी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए केसरे हिंद का जो स्वर्ण पदक दिया गया था वो उन्होंने लौटा दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि सरकार को लौटा दी। सुभाष चंद्र बोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिले खिताब और पदक लौटा दिए। बिहार के सीनियर बैरिस्टर मजरुल हक जो नवाबों जैसा जीवन जी रहे थे और आलीशान कोठी में सुख सुविधाओं से भरे वातावरण में रह रहे थे, गांधी जी के प्रभाव में ऐसे आए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे दीघा घाट पर एक छोटे से बंगले में रहने लगे। बाद में उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया जो आगे चलकर राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बना। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। स्वदेशी चीजों का, चरखों का, विशेषकर खद्दर के हाथ से बुने कटे कपड़ों का प्रचार बढ़ने लगा। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने देश भर में धरना देना शुरू किया और लोगों से उन्हें न खरीदने की बात कही। असहयोग आंदोलन जैसे जैसे तेज हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उसे कुचल देने के लिए उतनी ही तेजी से दमन चक्र चलाया। जगह जगह शांतिपूर्ण स्वयं सेवकों और सत्याग्रहियों को पीटा गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया।
गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में राष्ट्रवाद, राजनीति और धर्म का अनोखा मिश्रण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, वो जनता जिसका मनोबल टूट रहा था, जो पिछड़ी और बिखरी हुई थी, अचानक उठ बैठी। उसने अपना मस्तक ऊंचा किया और देशव्यापी संयुक्त कार्यवाही में अनुशासित ढंग से संलग्न हो गई। हमने महसूस किया कि उसकी यही कार्रवाई उसे अजय शक्ति प्रदान करेगी। उस समय गांधी जी और उनके हजारों आस्थावान कार्यकर्ता देश भर में फैल गए थे और उन्होंने नगरों और गांवों में असहयोग का संदेश प्रचारित कर दिया। गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि सारे देश में उनकी बात सुनी और मानी जा रही थी। उन्होंने असहयोग का अर्थ बड़ी सरल भाषा में समझाया था। बुराई और भलाई में, अंधेरे और उजाले में कभी सहयोग नहीं हो सकता। इसी तरह भारतीय जनता में और उसके हितों की विरोधी सरकार में सहयोग संभव नहीं। फरवरी 1921 से असहयोग आंदोलन का प्रचार केरल में भी शुरू हो गया। 16 फरवरी 1921 को वहां इस सिलसिले में 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 हिंदू थे और 2 मुसलमान। इससे केरल में असहयोग आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। जगह जगह जुलूस निकाले गए, विरोध प्रदर्शन होने लगे, गिरफ्तारियां हुई और लोग जेल गए। केरल में 1000 वर्ष पहले मोपला लोग आकर बसे थे, जो अरबों के वंशज थे। उनमें से अधिकांश गरीब थे और अज्ञान में डूबे हुए थे। वो खेती या छोटा मोटा व्यापार करते थे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की सभाओं में उन्होंने अंग्रेजों की सरकार द्वारा मुसलमानों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की बात सुनी तो वो भड़क उठे। उन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी और वो अंग्रेजों की तोपों बंदूकों का मुकाबला करने के लिए भाले और तलवारें लेकर निकल पड़े। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने सेना बुला ली। सेना ने काफी कड़े कदम उठाए और विद्रोह को दबा दिया गया। इस दौरान की सबसे दर्दनाक घटना ये थी कि करीब 100 से अधिक मोपला विद्रोहियों को मालगाड़ी के एक डिब्बे में ठूसकर गर्मी के मौसम की जलती दोपहर में कालीकट से मद्रास लाया गया। जब रास्ते में एक स्टेशन पर डिब्बे को खोला गया तो 60 से ज्यादा मोपला दम घुटने से मर चुके थे और बाकी की हालत गंभीर थी। आखिर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने मामले को हल करना चाहा, पर सफलता न मिली। इसी बीच प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने का समाचार आया। कांग्रेस ने उनका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। इससे ब्रिटिश हुकूमत और चिढ़ गई। उसका दमन चक्र तेजी से चल पड़ा। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई पहुंचे तो उन्हें बंबई की सड़कें और बाजार उजड़े हुए मिले। पूरे नगर में हड़ताल थी। दुर्भाग्य से बंबई में प्रदर्शनकारी भीड़ बेकाबू हो गई और तब ब्रिटिश सरकार को उसे दबाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स जहां जहां गए उन्हें हड़तालों और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही सरकार विद्रोही प्रदर्शन से बचने के लिए गिरफ्तारियां कर रही थी। इसी कारण देशबंधु चितरंजन दास की पत्नी, उनकी विधवा बहन और उनकी भतीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर पर गांधी जी ने कहा, इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। इससे हमारे देश की महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो चुके थे। वो नेशनल कॉलेज चलाने के साथ साथ राष्ट्रीय विचारधारा वाले अखबार स्वराज्य के संपादक भी थे। ब्रिटिश सरकार के दमन कार्यक्रमों के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अनुशासित स्वयं सेवकों ने नारे लगाकर प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया।
ब्रिटिश हुकूमत इस विरोध को देखकर चौंक उठी, क्योंकि उसे इसका आभास भी नहीं मिला था।